अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th फेडरल बोर्ड की जो नई किताब आई है 2026 इसके चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें डीसेलेरेशन दी गई है और डीसेलेरेशन के साथ साथ फिर उसके बाद क्या है कि डीसेलेरेशन हमें दे दी गई है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस जो है इसकी यानी कि ड्राई कंक्रीट पे जो कार है वो इस फैक्टर से इस एक्सप्रेशन से जो है उसकी डिक्रीज़ होती है वेलोसिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और जो वेलोसिटी है ना गाड़ी की, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। अब हमसे कहा गया कि आप ये डिस्टेंस मालूम करें, डिस्टेंस निकालें कि कितने डिस्टेंस में, कितने इनके डिस्टेंस में जो है ये गाड़ी डीसेलेरेट होके स्टॉप हो जाएगी, इनके रेस्ट पे आ जाएगी। और रेस्ट पे आने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो ऑटोमेटिकली 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है, जो कि है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसके अंदर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसको, जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम जो चीज़ हमने इसमें से निकालनी है, अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उस डिस्टेंस को एक तरफ आइसोलेट कर लेंगे और बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले आएंगे, यानी कि हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ डाली। ठीक है, और वैल्यूज़ के बाद हमारे पास आंसर आया 64.28 मीटर्स। ठीक है, यानी कि एक कार को जिसकी डीसेलेरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। अब डीसेलेरेशन नेगेटिव में ली जाती है, क्यों? क्योंकि एक्सलेशन, देखिए एक्सलेशन होती है स्पीड का इंक्रीज़, डीसेलेरेशन होती है स्पीड का डिक्रीज़। ठीक हो गया। तो डीसेलेरेशन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। अब अगर ये एक गाड़ी है और ये अगर जा रही है फॉर एग्जांपल इस तरफ, तो इसका जो डीसेलेरेशन होगा वो यकीनन तौर पे वो इसी तरफ होगा। तो हमेशा वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, जैसे कि चैप्टर के शुरू के अंदर जो रूल्स हमने पढ़े। तो अब ये राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव, डीसेलेरेशन क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है तो इस वजह से इसको फिर हम लोग नेगेटिव लेंगे। अच्छा, तो पार्ट बी में फिर हमें जो है डीसेलेरेशन चेंज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि अब जो है गाड़ी जो है वो ड्राई कंक्रीट की जगह अब डीसेलेरेट कर रही है एक वेट कंक्रीट पे। ठीक हो गया। अब वेट कंक्रीट पे जो कार की डीसेलेरेशन है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी वही सेम गाड़ी है, बस सिर्फ और सिर्फ जो कंक्रीट है वो अब गीली हो चुकी है, वेट हो चुकी है। तो अब वही सेम फार्मूला फिर से वही लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और उसके बाद हम लोग फिर इसके अंदर से डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसने हमसे कहा है कि आप ना इन दोनों के डिस्टेंसेस को कंपेयर करें। तो हम ये लिख देंगे कि जो कार है वो ज़्यादा कम डिस्टेंस पे रुक जाएगी ड्राई कंक्रीट पे। क्यों? क्योंकि उस पे जो उसकी डीसेलेरेशन है वो ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर हमें ये बताया गया कि हमने एक एंगल फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब यहीं से जो है हमने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि हमें जो है सबसे पहले इसकी कोई, यानी कि आपस में इनका जो है रिलेशन डेवलप करना होगा, एच मैक्स का और रेंज का, यानी कि मैक्सिमम हाइट और रेंज का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट और रेंज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवीज़न के लिए वही जो मैक्सिमम हाइट और रेंज के पहले फार्मूले आपने पहले से डिराइव किए हुए होंगे यकीनन, और फिर यही फार्मूले बुक में भी दिए हुए हैं। तो ये आपने क्या करना है कि ये वाले फार्मूला लगा देने इधर। ठीक है, अब इसको बेसिकली आप लिखते हैं तो इस तरह ना, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। ठीक है, अब अगर उसके, अब जैसे डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल बना देते हैं। तो मैंने भी इधर इसी तरह किया कि इधर जो है मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, जी जी से कट जाएगा, वी आई स्क्वेयर से कट जाएगा। अब साइन स्क्वेयर थीटा का ही मतलब है ना, दो साइन है, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा में से एक साइन थीटा इससे कट जाएगा, तो ये आखिर में क्या रह जाएगा फिर हमारे पास, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, साइन थीटा जो रहा वो आ गया और कॉस थीटा रहा। अब जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। ठीक है, तो हम फिर इसको लिख देंगे टेन थीटा ओवर 4, ये एच मैक्स ओवर आर आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया ना कि आपने ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है, ऐसा थीटा फाइंड आउट करना है जहाँ पे एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल हो। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है दोनों को इक्वल कंसिडर करेंगे, और जब दोनों इक्वल चीज़ें ऊपर नीचे आएँ तो क्या होती है, कट हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा,
ऐसे ही ना, एच मैक्स से कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 4। तो सिंपल हम 4 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 निकालेंगे और थीटा हमारे पास 76 डिग्रीज आ जाएगा। तो इससे ये पता चला, ये हमें साबित हुआ है कि जो 76 डिग्रीज है ये ऐसा एंगल है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट और रेंज जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 3 के अंदर ये है कि हमें एक जेट है, उसने अब लैंड करना है, ठीक है। अब उसकी जो लैंडिंग स्पीड है, इनके जो इनिशियल स्पीड है वो सबसे पहले हमें बता देगी, और वो कितनी ब्रेक लगा सकते हैं, कि कितना वो डिसेलरेट कर सकता है, वो इसने हमें बताया कि वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी मैंने नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जेट की वेलोसिटी अगर इस तरफ होगी तो जो डिसेलरेशन है वो इस तरफ होगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वो इसलिए ज़ीरो है क्योंकि जेट ने जो वो आखिरकार रुकना है, हमने यानी कि उसका यही मालूम करना है ना कि वो कितने टाइम में रुकेगा। पहले पार्ट में ये कि कितने टाइम में रुकेगा, और दूसरे पार्ट में ये कि कितने डिस्टेंस में रुकेगा। तो जब दोनों में यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करनी है, क्यों? क्योंकि हमें जब जेट रुक जाएगा, यानी कि जब जेट स्टॉप हो जाएगा, जब जेट रेस्ट पे होगा, जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको फिर हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और इसमें से फिर हम टाइम निकाल देंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 सेकेंड्स, यानी कि 20 सेकेंड्स लगेंगे एक जहाज़ को जब वो उसने डिसलेट करना शुरू किया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फैक्टर से, तो 20 सेकेंड्स लगेंगे उसको कंप्लीट रेस्ट पे आने में। इसके बाद अगले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि आप ये बता दें हमें कि कितना जो है डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस, यानी कि उन्होंने ये पूछा है कि क्या 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस काफ़ी होगा जेट को रुकवाने के लिए। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रिक्वायर्ड है। अगर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है डिसलेशन हो, तो कितना रिक्वायर्ड है डिस्टेंस जिस पे जो है वो जेट रुक जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस निकालना है। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बाई 2a। और इसके बाद अब ये देखें, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है वो आया है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। अब 1000 मीटर का मतलब ये है कि अगर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डिसलेशन से अगर जेट रुक रहा है ना, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 1000 मीटर लगेंगे रुकने में। तो कम से कम जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का चाहिए, जबकि जो इन्होंने जो रन में बताया हुआ है वो 0.8 किलोमीटर है। तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस टू स्टॉप दिस जेट इज़ 1 किलोमीटर विच इज़ ग्रेटर देन 0.8 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान सा है। इसके अंदर हमें इन्होंने दो चीज़ें दे दी हैं, इनिशियल स्पीड 21.8 मीटर पर सेकंड और एंगल जो कि 35 डिग्रीज है। इसके बाद क्या है कि हमने सिंपल जो फार्मूलाए याद किए हुए होंगे वही हमने लगाते जाने और हमारे पास आंसर आता जाएगा। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछ लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका हमने फार्मूला लिख दिया और उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.55 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जैसे कि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट ने, अब ये फॉर एग्जांपल एक है प्लेन है, तो अब ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल अब यहाँ से अगर उसने यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम लगा है ना उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में, ये जो टाइम होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और फिर मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो रीच किया इसने अपने जो प्रोजेक्शन है उसके दरमियान में, तो इसमें मैक्सिमम हाइट फिर हमारे पास ये आएगी। और रेंज जो होता है वो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने अलॉन्ग एक्स एक्स। तो ये सारे हमने फार्मूला याद किए हुए हैं। तो अब बी पार्ट में क्या है कि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.98 मीटर्स। इसी तरह रेंज है, फिर रेंज का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू 45.6 मीटर्स। अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह की इसने ट्रिक लगाई है कि इसने हमसे कहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है ना वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टली लॉन्च है ना प्रोजेक्टाइल, इसका ये मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको हवा से ही फेंका गया है, यानी कि ये ऐसे करके, ठीक है। जबकि जो वर्टिकली लॉन्च जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, ठीक है। वर्टिकली लॉन्च के अंदर क्या होता है कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ से ग्राउंड से ही ऊपर जाता है और फिर वापस ग्राउंड पे आता है, ठीक है। तो यानी कि ये हाफ होता है एक लिहाज का, और ये जो है ये पूरा का पूरा एक मोशन होता है। तो इसके अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड है, तो हॉरिजॉन्टली लॉन्च से हमें ये पता चल गया कि हवा से ही फेंका गया, तो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बन जाएगा। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसने हमसे पूछा है कि आप हमें बताएं
कि जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्च वेलोसिटी है, लॉन्च टाइम पे इनके जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है तो उसकी वेलोसिटी किसकी वजह से होती है, इनर्शिया की वजह से। और उसका सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही उसका वेलोसिटी होती है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है एट लॉन्च पॉइंट वो ज़ीरो होता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले पहले जो है वो सीधा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, जब जो है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती है वाई कंपोनेंट वाली। ठीक है, तो अब इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद हमें जो है इन्होंने हाइट ऑफ क्लिफ दे दी, यानी कि यहाँ से फेंका गया तो ये 45.2 मीटर्स आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें इन्होंने 17.6 मीटर दे दिया, जो कि हमारे पास क्या है, रेंज है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से है कि अब हमें ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया। ठीक है, और हमने इसको जो है ना फॉर एग्जांपल रेंज बना लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज अगर ये हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, तो फिर हमने फार्मूला लगाया एस इज इक्वल टू वी टी, नॉर्मल डिस्टेंस वाला फार्मूला है। ठीक है, बेसिकली ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये हमें जो है बेसिकली हमारा मेन फार्मूला है। अब हमें इसके लिए टाइम की ज़रूरत है, तो अब हम टाइम किस तरह फाइंड आउट करें, टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है। तो टाइम हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम जो है जो हमें जो वाई जो हाइट जो दी हुई है ना उसकी मदद से हम वर्टिकल कंपोनेंट के फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे एच इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, सॉरी जो यानी कि हम लोग हाइट का फार्मूला हम लोग h इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र, जो कि हमारे पास फार्मूला गिवन है वो हम लगा लेंगे। अब हमें पता है कि इनिशियली जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वेलोसिटी का ज़ीरो होता है। तो हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बाद फिर सिर्फ रह जाएगा 1/2 जी टी स्क्र। अब 1/2 जी टी स्क्र के अंदर क्या है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है सबसे पहले, तो टाइम को जो है हम लोग एक तरफ आइसोलेट कर लेंगे और दूसरी तरफ सब कुछ शेयर कर लेंगे। तो अब ये है कि 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, जी जो है वो डिवाइड हो गया और अंडर रूट ले गया। अच्छा, अब इधर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस वजह से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप प्लस लिखेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकंड्स, और जो ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था उसको टाइम ही चाहिए था। अब हमें टाइम पता चल गया, तो हम वी एक्स इज़ इक्वल टू वही फार्मूले में टाइम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.86 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ये है कि दो कार्ड्स हैं। ठीक है, हमें बता दिया गया कि दो कार्ड्स हैं और उनके मैसेज क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, ये मैंने कार्ड्स बनाने की कोशिश की, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों जो है वो यानी कि एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब इन दोनों का जो है कोलिजन हुआ है। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या हुआ है कि ये दोनों जुड़कर एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई हैं। ठीक है, यानी कि एक ये कार्ट है ना। ठीक है, अब ये दोनों कार्ट जब एक दूसरे से टकराई हैं तो ये दोनों मिलकर ही ना, यानी कि टकराते हुए जुड़ी थी ना कोलिजन के टाइम पे। अब कोलिजन के टाइम पे जब जुड़ी हैं तो वो इसी एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि कंबाइंड वेलोसिटी क्या है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब क्योंकि अब इसके अंदर कंबाइंड वेलोसिटी है तो इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, m1 जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन। ठीक है, और इसी तरह से m2 मैच 2 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी कंबाइंड, यानी कि वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके बाद अब उसने हमें बता दिया कि मैसेज जो है वो इक्वल है, तो हम उसको कोई सा भी एक वेरिएबल दे सकते, तो हमने m दे दिया, m इंटू 2 प्लस 2 m इंटू -1। अच्छा, अब ये -1 क्यों है, क्योंकि आप देखें कि एक वेलोसिटी जो वो राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि हमने इसमें से जो राइट साइड पे जा रही है ना उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो इसके ऑपोजिट जो भी वेलोसिटी आएगी, जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस वजह से फिर ये जो है ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है।
तो आगे फिर m प्लस एम इंटू वी कंबाइंड आ गया, नॉर्मली कंटिन्यू होगा और इसके बाद फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा कंबाइंड वेलोसिटी जो वो हाफ है यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन के अंदर अब कुछ इस तरह हुआ है कि हमें जो है 2 बॉल्स दे दी गई हैं, ठीक है। एक बॉल का मास जो है वो 0.5 किलोग्राम्स है, एक बॉल का मास 3.5 किलोग्राम्स है, एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है जो कि राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और एक की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है यानी कि वो रेस्ट पे है। तो अब हम क्या करें, तो हमने जो है क्या करना है कि कोलिजन हुई इनके दरमियान, ठीक है, इन दोनों बॉल्स टकराई और उसके बाद ना ये अपनी अपनी वेलोसिटी से जाना शुरू हो गई। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि यार कोलिजन के बाद इनकी क्या क्या वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। अब उन वेलोसिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया, एक इक्वेशन डिराइव की थी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल। यहाँ पर हमें उसने बताया कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर अब क्या होता है कि दोनों जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है वो दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो हमने फिर उन दोनों को डिवाइड कर दिया था और सो ऑन, तो उससे हमारे पास ना फार्मूला निकला था। तो फार्मूला क्या था कि जो u1 है, u1 का मतलब है जो वेलोसिटी है पहली बॉल की आफ्टर कोलिजन, वो इज इक्वल टू है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, यानी कि जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी, प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी दूसरी बॉल। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की। अब इसके अंदर क्या हुआ कि नॉर्मल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, ये 0 आ गया, क्यों? क्योंकि जो सेकंड बॉल जो थी, जो जिसका मास 3.5 किलोग्राम्स था, वो क्या थी, वो रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे होगी तो 0 मीटर पर सेकंड ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में आया। अच्छा, -3 मीटर पर सेकंड का ये मतलब है कि हमने राइट साइड को जो है वो क्या लिया है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जब बॉल ये लगी है ना, तो ये क्या हुआ है कि ये बॉल हिट करने के बाद बाउंस बैक हो गया। छोटा मैस जब बड़े मैस को टकराए तो वो क्या करता है, वो बाउंस बैक ही हो जाता है, ये हमने केसेस में भी पढ़ा। तो इसके अंदर भी क्या है कि ये बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक का क्या मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आना, वापस आना शुरू हो गया। तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह ही हुआ है कि जो -3 मीटर पर सेकंड है, ये हमें ये बता रहा है कि बॉल अगर राइट पे जा रही थी तो ये टकराने के बाद जो है लेफ़्ट पे इस वेलोसिटी से आना शुरू हो गया। जिसका मतलब, तो हमने फिर ये आगे लिख दिया कि बॉल 1 जो है जिसका मास 0.5 किलोग्राम्स है वो बाउंस बैक हो गया, यानी कि लेफ़्ट की तरफ आना शुरू हो गया एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन। अब अगली बॉल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे हमने वो पिछला फार्मूला पढ़ा था ना u1 वाला, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब हमने सेकंड बॉल की यानी कि वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो बजाय इसके कि आप दोबारा से वो सारा दोहराएं, वो जो है इक्वेशन डिराइव करने वाला वगैरह वगैरह, या आप याद करें, आप एक ही वाला फार्मूला याद कर लें और उसके बाद क्या करना है, जब आपने यहाँ पे अब आपने 2 लगाया है ना, ठीक है, तो जो उस फार्मूले के अंदर जो सारे 1 थे उनको 2 से और जो सारे 2 थे उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो जो उस फार्मूला जो हमने जो पहले जो फार्मूला लगाया था उस फार्मूले के अंदर यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, और उसके अंदर जो जो हमने पहले एक फार्मूला था हमने याद करना ही करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फार्मूला याद कर लिया, u1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। अब आप चाहते हैं कि आप इसी फार्मूले से u2 फाइंड करें, यानी कि दूसरी बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो वो आप क्या करेंगे कि इन सब नंबर्स को 1 को 2 से और 2 को 1 से जो है वो रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। तो ये m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1 इंटू v2, और इस तरह करके ये फिर आप सारे नंबर जब चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये u2 का यानी कि दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसका फार्मूला बन जाएगा। उसके अंदर फिर आप वैल्यूज़ डालेंगे जो जो आपको गिवन है, और उसकी वजह से हमारे पास आंसर अब देखिए पॉजिटिव में आया 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बॉल आके लगी है ना, यानी कि जो पहली बॉल लगी उसी डायरेक्शन में उस बॉल ने आगे जाना शुरू कर दिया, यानी कि बॉल जब वो राइट तरफ ही आ रही थी ना, तो वो इसको जब लगी है तो ये क्या हुआ, ये भी जो है राइट तरफ जाना शुरू हो गया 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो यही फिर हमने लिख दिया, सो बॉल टू ऑफ मास 3.5 किलोग्राम्स मूव टुवर्ड राइट एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अंदाजे से है कि इसके अंदर मज़ल वेलोसिटी का जो है ज़िक्र है, और मज़ल वेलोसिटी जो है वो थोड़ी समझनी पड़ेगी कि वो होती क्या है। बेसिकली क्या होता है कि एक जब राइफ़ल से हम बुलेट शूट करते हैं ना, तो उसके फ़ौरन बाद हम एक क्या करते हैं, एक मीटर लगा देते हैं जो कि उसकी वेलोसिटी को मेज़र करता है। तो
उस मीटर से जो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट होती है ना, उस वेलोसिटी को हम मज़ल वेलोसिटी कहते हैं। ये मज़ल को छोड़ने के फ़ौरन बाद, जो बैरल है उसको छोड़ने के फ़ौरन बाद जो बुलेट की वेलोसिटी थी, हम उसको मज़ल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें क्या किया कि मज़ल वेलोसिटी दे दी है 582 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ गन भी दे दिया। अच्छा, अब आपने सबको जो है वो कन्वर्ट कर लेना है एसआई यूनिट्स में। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट्स में ही आप कन्वर्ट करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, फिर ही आपके फार्मूले जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो मास ऑफ बुलेट 17.5 ग्राम्स था, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो किलोग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बैरल की लेंथ 75 सेंटीमीटर थी। अब सेंटी क्या होता है? 10⁻², तो उससे मल्टीप्लाई करें तो सेंटी खत्म हो जाएगा, 0.75 मीटर्स रह जाएगा। अब क्या होगा? अब इस टाइम से पहला सवाल पूछा है, टाइम फॉर बुलेट इन बैरल, कि बुलेट ने बैरल में कितना टाइम लगाया, कितना टाइम यानी कि बुलेट जो है वो बैरल के अंदर रही है। तो अब नॉर्मल जो फार्मूला है, S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों यूज़ की है? क्योंकि देखिए हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी पता है और हमें ये भी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जब हमारे पास 0 है और फाइनल वेलोसिटी 582 है, तो ज़ाहिर सी बात है दरमियान में ऊपर नीचे इनकी वेलोसिटी तेज़ हुई होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है कि जो वेलोसिटी हमारे पास है, हम उसको जो है डिवाइड बाय 2 कर दें। तो अब हमने क्या किया, सिंपल वेलोसिटी को डिवाइड बाय 2 किया और उसको जो है यहाँ पे ला के लिख दिया, और नॉर्मल हमारे पास टाइम आ गया 0.00258 सेकेंड्स। इसके बाद अगले पार्ट में हमसे पूछा गया कि हमें फोर्स बताएं कि फोर्स कितनी है बुलेट पे। तो फोर्स का जो नॉर्मल फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए मैथ इंटू एक्सलेशन। तो मैथ तो हमें पता है, अब एक्सलेशन हमें नहीं पता एक्सलेशन का, लेकिन हमें फार्मूला पता है डेल्टा वी ओवर टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो अब क्या करेंगे, हम जो है वी एफ माइनस वी आई लिखेंगे। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है 582 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, और टाइम जो हमने पिछले पार्ट में जो निकाल था 0.00258 सेकंड, वो हम लिखेंगे और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3947.67 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या किया हुआ है बोर्ड वालों ने, कि जो बुक वाले हैं सॉरी, उन्होंने क्या किया कि जो आंसर है ना उसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया। तो अब आप भी क्या करें, आप 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें। अब ये राउंडिंग ऑफ किस तरह से होती है कि आप 3 डिजिट तक देखते हैं। ठीक है, 1 2 3, थर्ड डिजिट पे आपने देखा कि थर्ड के अगले वाला डिजिट क्या 5 या 5 से बड़ा है। अब 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको भी एक बढ़ा देते हैं और इस डिजिट से सारे पीछे वाले 0 कर देते हैं। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो इसी तरह से फिर जो हमारे पास ये लग जाएगा 3950 न्यूटन सेकेंड्स। इसी तरह फिर अगले पार्ट के अंदर क्या है कि हमसे जो है इम्पल्स पूछ ली गई है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये भी एक जो है हमने क्वेश्चन डिराइव की है। इसके अंदर क्या है कि फोर्स जो है वो हम ये भी कहते हैं चेंज इन रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब चेंज इन रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। ये आप जब सारा वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, सॉरी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, और इस तरह करके जब ये फार्मूला सारा खोलेंगे तो ये फिर आपको पता चलेगा कि फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी होती है जब आप एफ इज इक्वल टू एम ए पूरा खोलेंगे। ठीक है, तो इसकी भी डेरिवेशन हम कर लेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो फिर आगे फिर उसको एक्सप्रेशन को खोलें और उसको मल्टीप्लाई करें तो एम वी एफ माइनस एम वी आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद एफ इज़ इक्वल टू, ये देखें एम ए होता है ना। ठीक है, तो एफ इज़ इक्वल टू एम और वी एफ, ठीक है, माइनस वी आई ओवर टी। अब एम वी एफ को क्या कर दें जी आप, एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ और माइनस एम वी आई दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ठीक है, अब क्या होगा कि एफ इज़ इक्वल टू, अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इधर लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.2 न्यूटन सेकंड। इसके बाद अगले जो पार्ट है उसके अंदर हमसे पूछा कि मोमेंटम क्या, मोमेंटम का तो नॉर्मल सा फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का ये फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अंदर अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें मज़ल वेलोसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मज़ल वेलोसिटी का ना पता होता तो क्या होगा कि हमारा सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला आंसर गलत आएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कि बाकी सब भी गलत आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ही दबाएं और कमेंट्स भी कर दिया करें अगर आपको कुछ समझ ना आए, ताकि फिर मैं उसकी जो है डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो बाकी फिर मेरे इस चैनल पे और जो है
फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, वो भी फिर देख लीजिएगा। 10th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और फर्स्ट ईयर के भी, ठीक है, फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में एक उर्दू के अशार भी फिर मैं अपलोड कर दिया करूँगा साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।